काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम। तो सर गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड्स में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो सर अगर हमने ऐसे देखा तो काइनेटिक एनर्जी तीनों इसमें सेम ही होनी चाहिए। नहीं मतलब तुम बोल रहे हो सब में थर्मल एनर्जी सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, सब में थर्मल एनर्जी सेम ही होनी चाहिए। नहीं होती, सब में सेम नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिलेबस में आइडियल गैस है, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। अब हम आते हैं सारे एनर्जी के सम पर। सो द काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट इज डोमिनेटिंग। सो द एनर्जी व्हिच इज डोमिनेटिंग, if it is more, see one is 100, another is 2 3 4 5, तो doesn't matter कि वो 2 से 5 जा रहा है 2 से 10 जा रहा है, यदि एक वैल्यू 100 है तो 100 हमेशा डोमिनेट करेगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, दैट इज मच मोर देन अदर एनर्जी। क्लियर? सर हाँ सर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो आपने बताई, तो उसमें मुझे लास्ट पॉइंट नहीं समझा, रेशियो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज कांस्टेंट, वो मैं भूल गया। कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, NH3। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर इन NH3? 1 3 1 1 हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 3 3 मुझे बताओ, तुमसे कभी भी कोई पूछेगा अमोनिया, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन अमोनिया, क्या तुम हमेशा यही आंसर रिपोर्ट करोगे? द आंसर, द रेशियो विल बी 1:3, व्हाटएवर द Yes, सोर्स sir. ऑफ अमोनिया। तुमने अमोनिया अपने लैब से बनाया है, नेचर में मिला है, फर्टिलाइजर में मिला है, व्हाटएवर द सोर्स ऑफ अमोनिया, कैन वी से दैट द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज ऑलवेज 1:3? yes sir यस सर। H2O, hydrogen is to oxygen, is always 2:1। यस सर। Yes, sir. ठीक है। थैंक यू सर। Anything else? चलो तो फिर हम No, sir. कंटिन्यू करेंगे जब हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। एक्सक्यूज मी सर, सर हमने जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें दोनों मतलब दो कंडीशन थी, एक तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे या फिर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये दो कंडीशन, दोनों में से अगर दोनों कंडीशन एक साथ आई तो मैं तो बोल रहा हूँ दोनों में से एक भी वैलिड हुआ तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, दोनों वैलिड होगी तो बहुत अच्छी बात है। देखो जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई एम सेइंग टू सब्सटेंस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो डेफिनेटली जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम होगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन तब यूज आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। नाउ अगेन वी नीड टू क्रॉस चेक फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम देन वी कैन से दैट इट इज आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक ड्रम। अच्छा कितने बच्चे आज मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? रेज योर हैंड। एनीबॉडी हु इज अटेंडिंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री टुडे? ठीक है, 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, 3-4 बच्चों ने। तो जो भी फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का अटेंड कर रहे हैं, ये थर्ड लेक्चर है केमिस्ट्री का। आदित्य महालय मुझे बताओ कितने पेजेस इन बच्चों को छोड़ने हैं, अभी कितना कंटेंट हुआ है? सर 5 पेजेस, 4 से 5। तो न्यू स्टूडेंट प्लीज लीव 5 पेजेस और 2 लेक्चर्स हुए, आज थर्ड लेक्चर है। दोनों लेक्चर का मतलब जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा अभी ऐसा कुछ नहीं कि एकदम हाई लेवल पे चले गए हम। वी आर ऑन इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, जो एनसीईआरटी में नहीं है, हमारे सिलेबस में हमने बनाया है। तो उसके लिए तुम उसके वीडियो लेक्चर्स की लिंक भी शेयर कर दूंगा अलोंग विद दिस लेक्चर आल्सो आफ्टर द लेक्चर। क्लियर? तो तुम वहां से लेक्चर देख लेना एक बार बैठकर। कल संडे भी है, छुट्टी भी है हमारी, और लेक्चर देखने के साथ साथ इसमें लेक्चर नोट्स भी बना लेना। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 6th पेज
और आज जो होगा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि लास्ट लेक्चर सुना ही हुआ इको हो रहा है। स्टिल यदि तुम्हें ऐसा कहीं फील होता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी। तो मुझे किसी को भी कहीं भी कुछ ऐसा लगता है ना, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, कुछ रीजन है कि ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, सर ये पूरा पार्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं मतलब उसका सॉल्यूशन तुम्हें दे पाऊंगा। मे भी पॉसिबल की कवरिंग लेक्चर्स लगे उसमें फिर वो पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन और भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। बेस्ट है तुम ड्यूरिंग द लेक्चर पूछो, नहीं पूछ पा रहे हो, काफी बार ऐसा होता है हमें लेक्चर में लगता है वी आर गेटिंग एवरीथिंग, एंड आफ्टर द लेक्चर्स व्हेन वी स्टडी, व्हेन वी डू सम प्रैक्टिस, तो उसमें फील होता है कि ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे करना है। सो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ ले। जैसे आज मैंने बोला लेक्चर स्टार्ट होते से मैं अपने एंड से कहूं या ना कहूं कि कुछ डाउट्स अगर पूछो तो मैं अपने एंड से बता देना है वैसे कि सर वो लास्ट लेक्चर से ये डाउट था, या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, डाउट है लेक्चर में पूछ ले, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मैसेज भी कर दिया, ठीक है। बट तुम्हें कम्युनिकेट करना है, यदि तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे तो हम तक शायद वो बात ही नहीं पहुंचेगी जो तुम्हें प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम तुम्हें आई, प्रॉब्लम ही रह गई, सॉल्व भी नहीं, उसका सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो हम तक कम्युनिकेट करो। सर वो टर्म क्या लिखा है? आइसोस्टर्स, ISOSTERS। Spelling mistake. Sir, हाँ मानस, sir, spelling mistake is isostar. E is आइसोस्टर spelling mistake. Spelling mistake. E is remaining missing. अभी ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आइसोस्टर्स में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों को सेम होना पड़ेगा तभी वो आइसोस्टर्स होंगे क्या? हाँ, ओके सर। CO2, one carbon atom, two oxygen atom, total 3 atoms, two nitrogen, one oxygen, total 3 atoms, 6 electron carbon, 8 plus 8 electron oxygen, total 22 electrons, 7 plus 7 electrons nitrogen plus 8 electron for oxygen, 22. So here two things must be same, number of atoms, second number of electrons. सर ये जब भी एग्जाम्पल पूछेंगे तो इसी फॉर्म में लिखने हैं कि बस CO2 और N2 लिख के छोड़ देंगे? ये तो एग्जाम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा राइट द एग्जांपल ऑफ दिस। एग्जांपल ऑप्शन में दिए होंगे जो हमें सेलेक्ट करने होंगे, तो एक्सप्लेनेशन के लिए। मतलब मैं इतना लिख के छोड़ता फिर डेफिनेटली मुझे पता था कि कुछ बच्चे पूछते इस तरीके से, तो मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया एग्जाम में। अब वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन तुमसे कैसा पूछा गया है। देयर विल बी नो सब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते तो फिर वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहिए? नॉट नेसेसरी। तो इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा होंगे ना? सॉरी,
सर अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो सकते हैं ना? मतलब उसका क्वेश्चन था सर ये दोनों न्यूट्रल होना कंपलसरी है, मेरा आंसर है नॉट नेसेसरी कि वो न्यूट्रल ही हो। जैसे मैं बता देता हूँ N3 माइनस, ये भी आइसोलेट। तीसरा ऑप्शन दे देता हूँ बस, N2O N3 माइनस 7, 3 एटम, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। Minus sign, we have one extra electron on N3, 3 nitrogen. Is that okay? Anyone know the name of this substance? N3 minus is called what? सर नाइट्राइड, सर नाइट्राइड, नाइट्राइड। नाइट्राइड, एटमॉस्फेरिक पक्का? नाइट्राइड। तो फिर इसको क्या बोलोगे? यदि तुम उसको नाइट्राइड बोल रहे हो, then what should be this called? N3 minus. यदि वो नाइट्राइड है तो ये क्या है? आर्यन, ट्राई नाइट्रोजन। इसको बोला जाता है एजाइड। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू, क्योंकि ये अभी तुमने नहीं पढ़ा होता है 10th लेवल तक। ये 12th में अभी पढ़ाया है मैंने, 12th वालों को 11th में भी नहीं पता चलता है, तो कहीं पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज है तब बताया है, ठीक है। बट वो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड, दिस वन इज कॉल्ड एजाइड। क्लियर? यस सर। Isodiaphers. सर स्पीशीज मतलब उसमें एटम्स मॉलिक्यूल सब आ सकते हैं ना? Yes, that's why I have written this thing. Atom, molecule, ion, whatever you want, कुछ भी हो जाएगा, कुछ species। यहाँ पे मैंने एटम स्पेसिफाई किया, तो जहां भी मैं टर्म्स ले रहा हूँ डेफिनेटली हर एक टर्म का कुछ सिग्निफिकेंस है वहां पर। पहले लिख लो isodiaphers, then I will explain you. सर वो एक बार स्पेलिंग बता दीजिए। किसका? आइसोडायफर्स। मेरी राइटिंग इतनी खराब तो नहीं हो गई है, चलो मैं लिखता हूँ फिर से। अभी ठीक है? डायपर होता है ना, जैसा डायपर, आइसोडायपर्स, डायपर्स। या और ठीक है, स्पेलिंग एक दो ही आगे पीछे नहीं भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता साइंस में। Two or more atoms of different element with same difference in number of neutrons and number of protons. Number of neutrons minus number of protons are same. इसको न्यूट्रॉन्स को लिखा a minus z, मास नंबर होता है p plus n, इसमें से p को माइनस कर दिया एटॉमिक नंबर को, so नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, a minus 2z सेम आना चाहिए। एग्जांपल, सर 2 बार जेड क्यों लिखा आप? बताता हूँ। मानस, कीप ऑन म्यूट मोड, क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर दिया करो। देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
हाँ, किसका डाउट था क्यों 2 बार Z लिखा है, बताओ मुझे। सर मी शिवानंद। शिवानंद, शिवानंद, how many neutrons are there in H13? This is protons, this one is protons plus neutrons. So how many neutrons are there? 2 2 सर। 2 क्यों किया? ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स था, हमने 3 में से -1 कर दिया प्रोटॉन्स को, 3 -1 क्या आ गया हमारा? नंबर ऑफ 2 न्यूट्रॉन। क्लियर? अब ये तो आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने थे? 1, तो टोटल 1 डिफरेंस आ गया। 2 बार Z माइनस हुआ है ना, समझ में आया? यस सर। न्यूट्रॉन को A माइनस Z लिखा और P को Z लिखा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट भी डाल दिया ताकि कंफ्यूजन ना। गॉट इट? यस तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन, 4 - 3 1, द डिफरेंस इज 1। थोड़ा सा रैंडम डमी ये क्यों डिफाइन किया, डिफरेंस क्यों लग गया? डेफिनेटली वी हैव सम प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी रिलेटेड यूजिंग दिस टर्म्स, बहुत रेयर प्रॉपर्टीज हैं, इससे रेयर टर्म्स है, बट स्टिल हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जांपल सामने आ जाए तो हमें डिटेक्ट प्रेडिक्ट करते बनना चाहिए। होप कॉपी कर लिया होगा सभी ने आइसोडाइवर्स टर्म। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर। आदित्य का एंसेसिंग टर्म्स का यूज कहाँ आने वाला है? देखो बहुत बार पूरे थ्रू आउट 2 इयर्स प्रिपरेशन काफी बार क्वेश्चन आएगा, सर ये पढ़ तो रहे का यूज कहाँ होने वाला है? तो सबसे पहला आंसर तो मेरा इस क्वेश्चन का ये रहता है, कहीं यूज आए ना आए एग्जाम में आने वाला है हमें, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें आंसर को देना है। और सेकंड ये डेफिनेटली टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है, कहीं ना कहीं तो यूज आते ही है। इट मे बी पॉसिबल काफी बार हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसे नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं, काफी बार प्रैक्टिकल लाइफ में विजुलाइज कर देते हैं, तो उसका तो मैं क्या ही बता सकता हूँ कि कहाँ यूज आएगा। जैसे कॉमर्स के बच्चे बोलते हैं 10th में हमें ट्रिग्नोमेट्री ये क्यों पढ़ाया क्यों जाता है, हमें क्या मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री, हमें वो साइन थीटा कॉस थीटा कब यूज आएगा, कहाँ यूज आएगा? तो वो जस्ट एक बेसिक साइंस है, थोड़ा सा काफी बार चीजें हमें इसलिए भी पढ़ाई जाती हैं ताकि हमारा आईक्यू लेवल, थॉट प्रोसेसिंग, सोचने का तरीका डेवलप हो सके। ऐसा नहीं कि उनका यूज नहीं आना। यस, वी हैव वेरी रेयर यूजेस ऑफ सम टर्म्स। हो सकता है हमने हमारे करियर में इंजीनियरिंग से लेकर आगे जॉब में कहीं भी जाए यूज ना आए, बट वो आईक्यू लेवल डेवलप होता है। अब जैसे तुम मुझसे पूछोगे, शायद मैं सेकंड ईयर के बाद कॉलेज में मुझे क्लियर था, व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग इन at IIT Delhi, मुझे क्लियर था आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू केमिकल इंजीनियरिंग इन माय लाइफ, कि मैं उसमें जॉब या उसमें कुछ तो लाइफ अपनी कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। स्टिल मुझे बचे हुए 2 साल, मतलब वो जो 2 साल बचे हुए थे सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, फिर भी मैंने पढ़ा, मैं चाहता तो वहां से ड्रॉप कर सकता था, कुछ भी और कर सकता था, क्लियर। और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 साल में बचे हुए कंप्लीट कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, बट अगेन वो 2 साल जो बचे हुए, जब मैं उस इन्वायरमेंट में रहा, वो चीजें प्रोफेसर ने सिखाई, मैंने समझी, वो पर्टिकुलर को शायद मुझे आज याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या सीखा है, तो वो
वे है, वे ऑफ टीचिंग था, वे ऑफ थॉट प्रोसेसिंग था, उसको सोचने का तरीका, उसे सॉल्व करने का तरीका, एग्जाम में रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक आईक्यू लेवल, एक सोचने समझने की हमारी एबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। काफी बार बच्चे ये भी बोलते हैं सर हमें तो आईआईटी जाना ही नहीं, हमारे पेरेंट्स तो अंबानी हैं, हमारे पास बहुत रुपया है, हम तो यूएस जाएंगे, वहां पे ग्रेजुएशन कर लेंगे किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में, 1-2 करोड़ रुपए देके, हमें क्यों करना, क्यों इतनी मेहनत। तो उसका भी आंसर मेरा यही होता है, डजंट मैटर कि हमें हमारे पास पैसा है, हमें कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे, बट यस ये जो 2 साल हम इतने एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा जो आईक्यू लेवल डेवलप होगा वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सिलेक्शन हो ना हो वो तो बात की बात, हमारी मेहनत कभी भी खराब नहीं जानी। चलो सर एटॉमिक मास यूनिट को एटॉमिक टर्म्स के अंडर ही लिखना है क्या? हाँ, लास्ट टर्म ऑफ एटॉमिक टर्म्स, ओके सर। 1 mu 1/12 mass of carbon 12 atom. One carbon atom has 6 protons and 6 neutrons. Sir, what is that M? M2 लिखा है, Hmm? Mass. M क्या रिप्रेजेंट मास प्रोटॉन। मास प्रोटॉन मास न्यूट्रॉन। तो कार्बन का ही एटम क्यों यूज किया जाता है AMO निकालने में? Carbon is considered to be standard. It is well accepted from IUPAC system. ऐसा नहीं कि हमेशा कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया था, सबसे पहले डिफाइन किया गया था ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1/16 ऑक्सीजन लिया गया, फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, फाइनली कुछ सालों से कार्बन के रिस्पेक्ट में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ओके सर फिर उन सब में वैल्यूज चेंज होती रही कि कांस्टेंट ही? थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, अभी स्टैंडर्ड ये है। सर ये भी चेंज हो सकता है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो सर, कुछ पर अच्छा हमें इससे भी बेटर रेफरेंस दो, साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ अच्छा बेटर रेफरेंस दोगे तो ये भी हो सकता है। वो सर क्या है 1 mu equal to 1.67 into 10 to the power। अब मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं कॉपी करने का वेट कर रहा था। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। वन कार्बन एटम विच has 12 mass, it contains 6 protons, so 6 times of mass of protons plus 6 times of mass of neutron, this will be the mass of one atom। ये एक एटम का मास होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर किया क्या? इन अ कार्बन एटम वी आल्सो हैव इलेक्ट्रॉन, the mass of electron can be neglected, can be ignored with respect to mass of proton, बहुत कम होता है, almost 1/2000 times होता है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, क्लियर। So protons plus neutron के मास को लिया। Now the mass of protons and neutrons they are all also similar। क्या हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लिखा है क्या? वो टेबल बनाई है पूरी? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ये बस मैं बताने वाला हूँ, ये टर्म्स यूज आ गए हैं तो लिख लो। Mass of protons and neutrons are almost equal and mass of proton is equal to 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम, इतना होता है। ये हमें डिराइव भी करना है, इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो भी डिटेल में देखना है, अभी के लिए इतना लिख लो। वी कांट सर, हम एटम को देख नहीं सकते तो उसका मास कैसे प्रेडिक्ट किया? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। आर्यन, यस सर।
जल्दी से ना व्हाट्सएप पर मुझे जितने भी लेक्चर हुए हैं जितने भी लेक्चर मतलब जो लेक्चर नोट्स उनके 5-6 पेजेस जो हैं पिक्चर सेंड कर मुझे व्हाट्सएप पर ना। यस सर, क्लास के बाद। इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, कहाँ बैठा है तू? कंस्ट्रक्शन साइट पे है क्या? नहीं सर, माइक वैसा है। एटॉमिक नंबर अप टू 30 एंड मास नंबर अप टू 20। 20 के बाद मास नंबर 1-2 के लिखे हैं जो ज्यादा यूजफुल है, आयरन, कॉपर, जिंक। तो इतने एटॉमिक नंबर विद मास नंबर जितना भी बोर्ड पे लिखा है, यू नीड टू मेमोराइज ऑल दिस एटॉमिक नंबर्स। बहुत बार नेक्स्ट 3 4 5 लेक्चर्स में यूज आने वाले हैं और मुझसे कोई भी नहीं पूछेगा सर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका मास नंबर क्या है। लिखो और याद करो, ठीक है? सर पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? देखो ऐसा है कि लर्न क्या क्या करना पड़ेगा 2 साल में, तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनका सब कुछ पता होना चाहिए ए से लेके जेड तक। अभी के लिए क्या जरूरत है, मैंने बोला ना नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स तो सब एक धीरे धीरे कराए जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन ही है केमिस्ट्री का। यस सर, वी हैव थैंक यू सर। सेपरेट चैप्टर, एक चैप्टर है जिसमें हाइड्रोजन ही पढ़ना है, हाइड्रोजन ही चैप्टर का नाम है, तो उसमें तो हाइड्रोजन पूरा डिटेल में। एक चैप्टर है फिर जिसमें हमें अल्कली मेटल्स पढ़ना है कि लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनको काफी डिटेल में टेक 4 लेक्चर्स। एसपीडीएफ ब्लॉक्स। हमें 3 से 4 लेक्चर लेना है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो पूरे पीरियोडिक टेबल पे इंडिविजुअल एटम्स, हर एक एलिमेंट्स की स्टडी बहुत डिटेल में करनी है। केमिस्ट्री में करना ही नहीं है हमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 साल। बेरिलियम में 9 मास नंबर क्यों आएगा? बेरिलियम में मास नंबर 8 आएगा ना? नहीं 9 होता है, बेसिकली दोनों होते हैं 8 और 9। 9 ज्यादा एग्जिस्ट करता है। देखो किसी किसी केस में इन सम केसेस वी हैव आइसोटोप्स, मास 2 3 can mass be there, like hydrogen 2 3 is also there, but the percentage existence for one in the nature is 4। जो ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है वो लिखा है। क्लोरीन के केस में मैंने फ्रैक्शनल लिख दिया 35.5, क्योंकि दोनों आइसोटोप्स का एग्जिस्टेंस कंपेरेबल है, काफी ज्यादा है नेचर, तो दोनों का एवरेज आउट ले लिया। ठीक है? यस सर।
और बेरिलियम का मास वैसे 9.0 एवरेज में निकालेंगे तो 9.0 समथिंग होता है, 9 से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, 8 नहीं होता। सर वो पीरियोडिक टेबल में जो वो मास एकदम डेसिमल में जाता है एकदम डीप तक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं, वो डेसिमल तक जाता है, मतलब वो एवरेज लेता है। और देयर इज आल्सो सम डिफरेंस ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी, तो वो डेसिमल में जाने के दो रीजन है, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर्यन तुम मुझे सेंड कर रहे थे ना? हाँ सर, अभी दो की क्लास के बाद दूँ? क्या? अभी दूँ आपको लेक्चर नोट्स की क्लास के बाद दूँ? अभी अभी चाहिए मुझे। ओके सर, अभी देता हूँ। सर सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुनो, बोलते जाओ। सर सर स्कैंडियम अथर्व, यस। सर स्कैंडियम के आगे के मास नंबर नहीं लर्न करने क्या? नहीं, इनके आगे के मास नंबर जितने मुझे याद है उतने मैंने लिखे हैं, और जितने मुझे याद है उतने यूज आते हैं, मतलब उससे ज्यादा यूज नहीं आते हैं। इसके बाद के मास नंबर जनरली दिए होते हैं, इवन ये भी दिए होते हैं, बट फ्रिक्वेंटली इतने ज्यादा जगह यूज आते हैं तो याद हो। 20 तक मास नंबर याद रखने होते नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर एक मॉलिक्यूल है सपोज क्लोरीन का, तो सर क्लोरीन के मॉलिक्यूल में ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक क्लोरीन का एटम है उसका मास नंबर है 35 और दूसरे का 37? हाँ, आइसोटोप्स। यस सर। नेचर में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म, मींस ऑक्सीजन 17 वाला भी होता है। मैंने यहाँ पे 16 इसलिए लिखा है, the percentage existence for 17 is very less, is in the 0.01% around, so the main existence will be there for 16। ऐसे जितने भी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका आइसोटोप ना हो, जो दो डिफरेंट मास में एग्जिस्ट ना करे। और किसी ने पूछा है कि होल नंबर होना चाहिए, पवन ने। तो पवन, ये होल नंबर इसलिए नहीं होते काफी बार क्योंकि वो एवरेज आउट लेते हैं, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। क्लियर है पवन? कॉपी हो गया है सभी का? यस सर। यस सर। हो गया। यस सर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। By chance, if you are not getting the name of all this, तो इतना भी हार्ड नहीं, 1 महीने में पूरा लर्न हो जाता है। देखो, one of the definition of atomic mass is number of protons plus neutrons. Clear? And now we are having one more definition for atomic mass, और इस definition ये ज्यादा appropriate है क्योंकि जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस में जाते हैं, there is a some defect due to bonding of this protons and neutrons in the nucleus. We call them binding energy, जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिटेल में आएंगे। बट यस, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इक्वल टू mc² का यूज करके। तो ये वाली डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा एप्रोप्रिएट है। जो वैल्यूज मैंने लिखी उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट यदि हमसे एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी तो दिस विल बी मोर एप्रोप्रिएट। एटॉमिक मास तो एटॉमिक टर्म्स में इन्वॉल्व करना है। नहीं, अब नेक्स्ट हेडिंग एटॉमिक मास, नेक्स्ट सब हेडिंग।
mass of one atom of the element divided by 1/12 mass of carbon 12. This is the definition of 1 AMU. और 1 AMU कितना होता है? mass of 1 proton. सर 1 AMU में 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम होते हैं ना, तो वो तो फिक्स रहेगा ना डिनोमिनेटर 1.6. डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा. यस, डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा. और फिर भी मैंने ये क्यों लिखाया है, देखो समझो. मुझे बताओ व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16 AMU 16 AMU. 16. क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बच्चे 16 बोल रहे हैं. 16 इज द करेक्ट आंसर. Generally, we do not write 16 AMU, 16 grams, 16 kilograms. Don't write the unit of 16. हम units नहीं लिखते हैं, और सही भी है. Why we are not writing units? Because atomic mass, by definition, it is a relative mass. Mass of one atom upon mass of proton, 1 AMU. हम mass को mass से divide करना है, unit cancel out हो जाते हैं. इसलिए तुमसे पूछा गया atomic mass बताओ, ऑप्शन का 16 करेक्ट. Atomic mass of hydrogen 1, atomic mass of helium 4. We do not report with name, which is like quite appropriate because of this definition. Okay, atomic mass एक relative term है. Mass divided by mass. Clear? अब क्वेश्चन आता है सर फिर यूनिफाइड मास क्या होता है? यूनिफाइड मास क्या होता है? आदित्य बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, टीवी चल रहा है शायद. तुम्हारी आवाज मुझे नहीं समझ में आ रही. बैकग्राउंड नॉइज काफी ज्यादा है, या तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो. सर यूनिफाइड मास क्या होता है फिर? क्या चीज? यूनिफाइड मास अभी कोई काम का नहीं है यहाँ पे. इस चैप्टर में तो कुछ भी यूज नहीं आएगा, तब बताऊंगा मैं. सर मैंने नोट्स भेज दिए. कॉपी कर लो ये पूरा सेंटेंस. बस अब नेक्स्ट सब हेडिंग में समझ में आएगा कि क्या है. सर यूनिट के आगे क्या है? एटॉमिक मास इज जनरली unitless quantity, and it can be used with various unit depends on our requirement. Atomic mass is a unitless quantity and it can be used as per our requirement. हम कौन से यूनिट यूज कर सकते हैं मैं वो भी बताने वाला हूँ. सबसे पहले हम आते हैं एटॉमिक मास. चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. कौन सा एग्जांपल लिया जाए? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 816. हमें सभी को पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है. सो एटॉमिक मास 16. अब 16 इक्वल टू दिस, एक काम करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 into AMU. So when you are writing 16 AMU, इसका मतलब ये हुआ mass of one atom of oxygen.
और यदि हम यहाँ पे लेट से फ्लोरीन लेते हैं 19 एमयू लिखते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ फ्लोरीन, नियोन लेते हैं 20 एमयू मास ऑफ वन एटम ऑफ नियोन. So whenever we are representing atomic mass in AMU, it will give mass of one atom of the substance. क्या इतना समझ में आता है हमें? सर पर 1 AMU की वैल्यू नहीं डालेंगे क्या? AMU की वैल्यू डाल सकते हो, बट मुझे बोला गया AMU खुद भी एक यूनिट है. अब तुम ये बोलो AMU की वैल्यू डालने के बजाय क्वेश्चन ये होना चाहिए क्या सर हम AMU का यूनिट कन्वर्ट करेंगे? तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर. यदि ऑप्शन में AMU ही दे रखा है व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द यूनिट, तो हम उसी में रिपोर्ट कर देंगे. और जिसको कन्वर्ट करके दे रखा है ग्राम्स में, तो कन्वर्ट कर लेंगे. गॉट इट? यस. So तुम्हें अब ये लिखना है 16 एमयू मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन. So when atomic mass expressed in AMU, it represent mass of one atom. सर अगर एटॉमिक मास NO2 होगा तो? सॉरी, एटॉमिक मास NO2 होगा तो? एटॉमिक मास NO2 का एटॉमिक मास मतलब नाइट्रोजन का 14 और O का 16. एक मिनट. फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 is not atom. NO2 is a molecule. So for that we need to define molecular mass. हाँ सर, मॉलिक्यूल्स. वो थोड़ा सा अलग होगा, मैं उस पे जाऊंगा. अभी हमने एटॉमिक मास डिफाइन किया, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मैं उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूं. सर नई हेडिंग किस रे? सॉरी, एटॉमिक मास के बाद नेक्स्ट सब हेडिंग है ग्राम एटॉमिक मास. सर ग्राम एटॉमिक मास का GMM आएगा. हाँ सर, GAM होना चाहिए ना सर? GMM बेसिकली ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है. मैंने GMM उसके लिए लिखा. इट शुड बी GAM.
सर उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर? 1 ग्राम एटम इज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ एटम, उसके ऊपर वाला सर। एक मिनट, एक बार पूरा लिखो, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लो एक बार। हाँ, थर्ड का मैसेज था केमिस्ट्री का एनसीईआरटी परचेज कर लेंगे। अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है एनसीईआरटी की, बाद में आएगी तब मैं बता दूंगा। यू डोंट नीड टू परचेज एनसीईआरटी एज ऑफ नाउ फॉर केमिस्ट्री। परचेज कर भी लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में आएगी डेफिनेटली। और प्लानर, कोर्स प्लानर भी आ जाएगा, तो मैं दे दिया जाएगा 1-2 वीक में। सर तो अभी हमें सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। अभी सिर्फ तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, मतलब ऐसा है, लेक्चर नोट्स विल बी मोर देन इनफ। यहाँ पे तुम्हें इतना डिटेल में स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिक्स कराया जाएगा कि तुम्हें किसी भी क्वेश्चंस करने के लिए लेक्चर नोट्स इनफ होंगे। मतलब मैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो पूरे 2 साल कोई बुक ही सजेस्ट नहीं करता। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बेसिक बुक है, तो ऐसा नहीं कि उसको ही पढ़ना है। एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट है वो सारा मैं क्लास में लिखाऊंगा, उससे कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा लिखाऊंगा। तो लेक्चर अटेंड करना, लेक्चर नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, इसलिए इतना फोकस करवाया जाता है। तो मैं कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि इस बुक से जाके पढ़ लो। हाँ, हमारे जो बुकलेट्स हैं, इस बुकलेट में थ्योरी होता है, वो भी थ्योरी पढ़ने को नहीं बोला जाएगा। इस बुकलेट में जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है पीछे, एक्सरसाइज 1, 2, 3, वो तुम्हें करने को दिए जाएंगे, उतना तुम्हें करना है बुकलेट। तो रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल और क्लास में लेक्चर नोट्स, दिस टू थिंग विल बी मोर देन इनफ ऑन माय पार्ट। मैं बुक सजेस्ट करता हूँ कब, जब 12th में सिलेबस खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद अब हमारे पास टाइम है, हमने पूरा बुकलेट सॉल्व कर लिया है, तो आप प्रैक्टिस करना है, तो मैं बुक सजेस्ट करता हूँ। उसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है, क्योंकि बुकलेट में एक्सरसाइज 1, 2, 3, इसके बाद एक फिर होता है जेईई मेंस पैटर्न टेस्ट, एक होता है जेईई एडवांस पैटर्न टेस्ट, फिर एक होता है एचएलपी एक्सरसाइज। मतलब बहुत सारे पीछे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और बहुत अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन। तो तुम्हें भी कोई नोट्स ही बहुत करना पड़ने के लिए नहीं है जब तक कि टीचर ना बोले। चलो, ग्राम एटॉमिक मास। When atomic mass expressed in grams, we call it gram atomic mass. तुमसे पूछा गया what is the atomic mass of oxygen? You will report answer 16. Now the question is what is the gram atomic mass of oxygen? And you need to report answer 16 grams. Now what does this 16 gram represent? 16 gram represents mass of 1 mole oxygen atom. Gram atomic mass represent करता है mass of 1 mole atom. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर आपने बोल तो दिया ये 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। नाउ कैन यू प्रूव दिस? यस, आई विल प्रूव दिस। इसके बाद ही मैं इसको प्रूव करता हूं। पहले मैं थ्योरी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, मैं इसे प्रूव भी करता हूं। अच्छा, बाय कन्वेंशन जब भी ग्राम एटम एक साथ लिखे होते हैं, बीच में ऑफ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो 1 ग्राम एटम टुगेदर रिप्रेजेंट 1 मोल एटम। ऐसा कन्वेंशन ही है। क्यों ऐसा रैंडम सा कन्वेंशन है? अगेन डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रीजन रहा है, तो यार वो रीजन में भी हमें नहीं जाना है, अभी हमें सिर्फ ध्यान रखना है। तुमसे बोला गया 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, मतलब एक मोल का। तुम्हें बोला गया 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, बीच में भी ऑफ आ गया, तो फिर वो 1 ग्राम ही होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ग्राम एटम एक साथ आना मतलब एक मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 ग्राम एटम एंड 1 ग्राम ऑफ एटम बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? 16 gram means 1 mole atoms of oxygen.
ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया तो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 16 AMU रिप्रेजेंट 1 एटम, 16 ग्राम रिप्रेजेंट दिस मेनी एटम्स। 1 ग्राम एटम एक साथ आया तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। 3 ग्राम एटम होता है 3 मोल। इज दैट ओके नाउ? Excuse me, sir. सर वो 16 ग्राम Yes, लिखा sir. है तो वो 16 मोल होना चाहिए ना? पहले तो 3 लोग मिक्स बोल रहे थे। विवेक तुम बोलो क्या बोल रहे हो? सर 16 ग्राम है तो 16 मोल और एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा ना? नहीं समझो, क्या ये ग्राम एटम लिखा है क्या यहाँ पर? नो सर, सिर्फ ग्राम। 16 ग्राम मतलब हमने एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। When atomic mass represented in grams, it represent mass of 1 mole atom. ग्राम एटम थोड़ी आया है साथ। Got it? Yes. अगर ग्राम एटम होता तो 16 मोल हो जाता। मतलब ये जो एग्जांपल है फर्स्ट वाला, मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया फर्स्ट टू पॉइंट। दिस एग्जांपल इज गिवन टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो ये वाला पहले दो को एक्सप्लेनेशन के लिए और ये वाला थर्ड को एक्सप्लेनेशन के लिए दिया। Excuse me, sir. यस Sir, 1 gram atom means the mass of 1 mole atom, right? 1 ग्राम एटम रिप्रेजेंट 1 मोल एटम। अब पूछा गया 1 ग्राम एटम का कितना मास होगा? सो व्हाटएवर द मास ऑफ 1 मोल एटम, वही बात होगी जो तुम बोल रहे हो। यदि मैंने ये बोल दिया 1 gram atom means 1 mole atom, so whatever the property of 1 mole will be the property of 1 gram atom. Okay. Now Sir, can you I explain have it to again? explain why atomic mass when expressed in grams it represent mass of 1 mole. चलो एक एटम का मास बताओ ऑक्सीजन। 16 AMU. 16 AMU क्लियर, मास ऑफ 1 एटम। अब मुझे चाहिए 1 मोल एटम का मास ऑफ 1 मोल एटम। Can we do this? Mass of 1 atom into number of atoms, Yes, sir. that will give total mass of 1 Yes, mole. yes. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Yes. चलो हम AMU को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 AMU equal to how many gram? 1.67 into 10 to the power 10 minus 1.67 into 10 raised to negative 24. So AMU को ये लिख दिया 6.022 into 1.67, ये रफली होता है 5/3। 1.67 5/3 into 6, क्या ये दोनों मिलके 10 हो रहे हैं? 6 into Yes, sir. 5/3, क्या ये दोनों मिलके 10 to the power minus 1 हो रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिर्फ 1 आ रहा है। चेक करो, this into this, Yes. 1 ग्राम as it is। चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो if you want। मतलब इस 16 को तो कुछ नहीं हुआ, AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया तो उसने इसको कंपनसेट कर लिया। अब क्वेश्चन ये आया कि सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ही क्यों हुआ? पता है ये जो डिफाइन किए गए ना यूनिट्स AMU ग्राम्स, उनको बहुत प्रॉपर वे में डिफाइन किया गया है। इस मैनर में डिफाइन किया गया है कि सेम नंबर को डिफरेंट यूनिट में यूज कर सकते। उस यूनिट को डिफाइन ही वैसे कर दिया गया है, क्लियर? इसलिए ऐसा इतना इजी नंबर वापस से वही आ। क्या अभी क्लियर है? फर्स्ट स्टेप Sir. बताना। हो गया सर। 16 into फर्स्ट स्टेप 1.67 6.0 10 आता क्वेश्चन है। ये तुम्हारे एंड पे क्वेश्चन मुझे ये था, सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल टू मास एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। क्या सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सीजन का 1 मोल का मास 16 ग्राम कैसे आया जो आपने लिख दिया था? तो मैंने क्या किया, एक एटम का मास 16 AMU लिया, उसमें 1 मोल को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे तो ग्राम्स में निकालना है, 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो 16 ग्राम आ गया। अभी क्लियर है क्या? मास ऑफ 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मोल। Yes, sir.
मास ऑफ 1 मोल। सर सर ऐसे ये बोल सकते हैं कि 14 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। Yes, 14 gram is basically mass of 1 mole nitrogen atom. सर एक मिनट रुको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड सो ऑन, एटॉमिक मास 1 ग्राम में रिप्रेजेंट किया। 4 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम, 11 ग्राम, they represent mass of 1 mole. 1 मोल। क्लियर? ये सारे मास ऑफ 1 मोल रिप्रेजेंट करेंगे। हम किसी भी, ऐसा नहीं नाइट्रोजन, किसी के भी एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे, दैट विल बी द मास ऑफ 1 मोल। और सर अगर एएमयू में रिप्रेजेंट किया तो वो इसके पहले वाले हेडिंग में बताया है, चेक करो क्या लिखा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, दोनों एग्जांपल एक साथ लिखता हूँ ताकि तुम कभी भी देखोगे तो उसे जज कर पाओगे, समझ पाओगे। सर सुन रहा हूँ। सर आपने जो भी एग्जांपल लिया ग्राम एटॉमिक मास में, उसमें दूसरा स्टेटमेंट था सर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो सर वो कैसे सर? 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन is equal to 1 mole of oxygen. सर अभी तो हमने डिराइव किया सर कि वो 16 ग्राम होता है सर, तो 1 ग्राम कैसे? तो कंफ्यूज हो रहा है। 16 ग्राम मास ऑफ 1 मोल। क्लियर? क्या यहाँ पे ग्राम एटम लिखा है क्या? नो सर। डिफरेंस समझ आ रहा है? तो ग्राम एटम और ग्राम दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। ओके सर। मिहिर सेठिया प्लीज कीजिए। चलो ये एग्जांपल में तीनों यूनिट्स मैंने साथ में ले लिए, बोर्ड पे देखना। 32 AMU एटॉमिक मास सल्फर when represented in AMU it express amount of mass of one atom। 32 grams 1 mole atom। 32 kilograms, यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम आ गया, मोल से किलो मोल आ गए। किलो मोल मींस 1000 मोल्स। क्लियर? यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 1000, सिंपल है। सेम एटॉमिक मास when expressed in AMU grams kilogram they represent mass of one atom, 1 mole atom, 1 kilomole atom। अभी क्लियर? यस सर। सर 1 मोल एटम 1 एटम से बड़ा ही होगा ना उसका मास? 32 ग्राम 32 AMU से बड़ा ही होगा ही सही। डेफिनेटली AMU तो बहुत छोटा यूनिट है। एक एटम is one atom is very very small entity in comparison to 1 mole। बहुत छोटा है उससे। सर यस सर 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम में क्या फर्क है? क्या? अभी जितना बोर्ड पे लिखा उतना समझ में आया तुम्हें? इतना क्लियर है जितना बोर्ड पे लिखा है? यस सर। अब बस इसके अलावा तुम्हें एक चीज और इतनी यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी ग्राम एटम एक साथ आता है तो ये 1 मोल एटम होता है बस। यानी 1 ग्राम ऑफ एटम कर दिया, then it will not be equal to 1 mole of atom। So ग्राम एटम टुगेदर, ग्राम एटम एक साथ लिखा है मतलब तुम्हें उसको ऐसे ही फील करना है, वो मोल लिखा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं। सर तो फिर 2 ग्राम एटम इज इक्वल टू 2 मोल एटम्स ना? यस यस, यहाँ पे तो जितना करना है करते ना, x ग्राम इक्वल टू x मोल। ग्राम सर तो एटम फिर को मोल आपने से फील करना है।
सर तो फिर आपने एक एग्जांपल दिया था 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम लिखा था क्या, ग्राम एटम साथ में लिखा था क्या? नहीं सर। तो क्यों कंफ्यूजन है? क्लियर अभी? तो मैंने यहाँ पे लिखा है 31 वोल्ट। सर ग्राम एटम और ग्राम ऑफ एटम में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? 32 ग्राम 50 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस, 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का 50 ग्राम। अभी क्लियर? 50 ग्राम, देखो तुम अब तक वेट को जैसे इंटरप्रेट करते आ रहे हो वैसे ही करो, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक सब्सटेंस का वाला 50 ग्राम मतलब उसका 50 ग्राम है। बट अब सिर्फ एक नया यहाँ पे इतना एडिशन हुआ है, जब भी ग्राम एटम एक साथ आ गए, whenever ग्राम एटम रिटर्न टुगेदर, तो ये तुम्हारे लिए नया एटम आ गया है। ग्राम एटम टुगेदर रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ एटम। 100 तो ग्राम मतलब एटम पूरे एक एटम का होता है ना? क्या? ग्राम एटम एक पूरे एटम का, और 1 ग्राम ऑफ एटम मतलब उस एटम में से थोड़ा। क्या क्या मतलब हुआ? रुक जा एक मिनट। मेरे पास एक सैंपल है, इसमें कार्बन है, कार्बन पाउडर है, क्या? अब मुझे बोला गया इसमें से 1 ग्राम, मुझे 1 ग्राम ऑफ एटम चाहिए, 1 ग्राम ऑफ एटम। तो मैं इसमें से 1 ग्राम निकालूंगा, वेइंग मशीन पे 1 ग्राम चेक करूंगा और दे दूंगा। क्लियर? यस सर। अब मुझे बोला गया जो नॉर्मली वेट को मेजर करते हैं, नाउ इफ समबडी आस्क सर गिव मी 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो अब मैं क्या करूंगा, ग्राम एटम एक साथ लगा दिया गया है, मतलब तुम मुझसे 1 मोल एटम चाहते, तो 1 मोल एटम का मास कितना होता है 12 ग्राम, तो मैं 12 ग्राम तुम्हें दूंगा। सो बोला गया 1 ग्राम ऑफ एटम दो, 1 ग्राम दे दिया। बोला गया 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन दो, 1 मोल मांगा तुमने। अभी क्लियर है? यस सर। कंफ्यूजन अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, थोड़ा सा और प्रैक्टिस में समझ में आएगा बस, मतलब उतना कंफ्यूजिंग नहीं है। नॉर्मल जैसा फील करते रहते वेट को वैसा फील करना है, सिर्फ एक नया टर्म ये ऐड हुआ है, दोनों साथ में। That's it. सर मतलब एटम एटम को हम एटॉमिक मास से रिप्लेस करते हैं ना, उस स्पेसिफिक एलिमेंट के। एटम को एटॉमिक मास से रिप्लेस करते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? नहीं मतलब अभी एटम एटम नहीं रहा ना उसमें, तो एटम की जगह मतलब कि अभी 32 फॉस्फोरस लिया, उसका एटॉमिक एटॉमिक मास 32 की जगह डाल दिया 32 ग्राम, एक मोल। फिर क्या? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वही हो जाएगा। एक ग्राम एटम पे कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तब और समझ में आएगा। अभी के लिए रुक जाओ ना, ग्राम एटम पे कंफ्यूज मत हो। मैं ग्राम एटम पे ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाह रहा था, मुझे फोकस अभी ज्यादा ये करना था व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन एमयू, एक एटम का मास, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, 1 मोल एटम का मास, एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम्स, 1 किलो मोल एटम का मास। इस पे मैं वापस से आऊंगा एग्जांपल पे।
कॉपी करो फिर क्वेश्चन पूछना, पहले कॉपी कर लेना। एक्सक्यूज मी सर। कॉपी करना पहले एक बार का। यस। यस सर हमें मोल ऑफ प्रोटॉन जब आपने करवाया था तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर किया था। तो इधर अगर मास ऑफ 1 मोल निकाल रहे हैं तो मास इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे ना, तो 16 AM। फिर से पूछ एक बार तेरा डाउट। सर मास ऑफ 1 मोल के लिए मास इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे। एक मिनट, मास ऑफ 1 मोल के लिए तू क्या करेगा, एक एटम का मास लेगा इनटू एवोगैड्रो नंबर करेगा, ठीक है? Yes. हाँ अब बोल आगे। सर तो आपने वो करवाया था ना जिसमें आपने प्रूव किया था, उसमें आपने 16 AMU लिखा था एटॉमिक, वो क्यों हाँ। लिखा था? तो तुझे चाहिए मास ऑफ 1 मोल एटम, एक एटम का मास 16 AMU, एक एटम का मास 16 AMU। अब मुझे चाहिए 1 मोल का मास, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने एटम्स, तो यही तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? Yes, sir. Mass of one atom into number of atoms per mole will give total mass of atom। एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का मास है 16, तो 100 का हो जाएगा 100 into 16। एक मोल में n एटम्स है, एक एटम का मास है 16 AMU, टोटल मास हो जाएगा 16 AMU into n। molecular mass, definitely if I ask molecular mass of any of this substance, मुझे सारे बच्चे फट से बता देंगे इतना है molecular mass। नाइट्रोजन 14, एक एटम का मास, 2 एटम से पर मॉलिक्यूल, 14 + 14 28। CO2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, C6H12O6 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। So atomic mass, sum of atomic masses of all the atoms. Clear? If 2 oxygen atoms are there, we need to count both the oxygen atoms। सारे atoms के atomic mass को ऐड करने पर जो भी मिल रहा है वो molecular mass होगा। Now the next is, जैसे atomic mass था वैसे molecular mass हो गया। Now we cannot define into atom, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो हमने इसको molecule बोल दिया। So atom और molecule दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, कुछ एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 atom nitrogen combine to give molecule, 3 atoms 1 carbon and 2 oxygen atom can combine to give 1 molecule of CO2। Similarly यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन किया था, we can also define ग्राम molecular mass। जब molecular mass को एक्सप्रेस किया जाएगा ग्राम्स में, we call it gram molecular mass। It represent mass of 1 mole molecule। जैसे वहां पे 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल, molecular mass है। एग्जाम्पल O2 32 ग्राम लिखा मींस 1 मोल O2, 16 ग्राम लिखा था 1 मोल ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया। सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस आया है, डबल हो गया है, एटम की जगह मॉलिक्यूल। और 32 AMU लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। सो एटॉमिक मास, एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास AMU में रिप्रेजेंट होगा, क्लियर? और 1 मोल का मास ग्राम में रिप्रेजेंट होगा। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। यस सर। सर वो जो 32 ग्राम है वो किसका है, किसका लिया है? किसका लिया है पढ़ो ना, किसका एग्जांपल चल रहा है। सर तो फिर ऐसे लिख सकते हैं ना 32 ग्राम्स ऑफ O2। हाँ वही बात है, 32 ग्राम्स ऑफ O2। अब मैं यहीं से स्टार्ट किया ना, O2 आई एम टॉकिंग अबाउट O2 एवरीथिंग, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल O2 के लिए और एरो बना O2 32 ग्राम, तो वैसा भी लिख दो, एक ही बात है सर। मतलब 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 32 ग्राम्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दोनों अलग चीजें। हाँ
तो वापस उस पे आ रहा है, मैं आ रहा हूँ उस पे भी आता हूँ। चलो सुन लो एक बार, यहाँ तक सब कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की खत्म हो गई। अब यहाँ तक हमारा हुआ। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, ग्राम एटम एक साथ लिखा हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा हुआ है, ग्राम आयन एक साथ लिखा हुआ है। क्लियर? सो बाय कन्वेंशन हमें इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, 1 ग्राम एटम इज 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन इज 1 मोल आयन। क्लियर? यहाँ पे 1 की जगह 100 होगा तो 100 मोल एटम, 100 मोल मॉलिक्यूल, 100 मोल आयन, मतलब मोल्स हो गए। सो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन टुगेदर by convention they represent 1 mole of atom, 1 mole of molecule, 1 mole of ion respectively। और अभी भी नहीं समझ में आए तो इसको अभी के लिए भूल जाओ, जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा तब और थोड़ा सा समझाऊंगा। मतलब इन दोनों चीजों को मिक्स मत करो, ये अलग अलग। यहाँ पे सिर्फ ग्राम लिखा है, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल थोड़ी लिखा है वहां। जब ये साथ में होंगे, बॉक्स में लिखा है, साथ में है तो ही उन्हें 1 मोल इंटरप्रेट करना है। और सर अगर 1 ग्राम ऑफ एटम होगा तो कैसे ट्रीट करना है? क्या यहाँ पे मैंने ऑफ लिखा है क्या बीच में? मतलब पता नहीं इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। ग्राम एटम साथ में, उनके अलावा कुछ भी नहीं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी लिखा है तो फिर वो अलग है। ये लिखा है कोई 1 मोल, नहीं तो नॉर्मल जैसा लाइफ में तक ट्रीट करते आ रहे थे। तुमसे बोला गया जाओ जाके 100 ग्राम सॉल्ट लेके आ जाओ, NaCl। टेक गो एंड ब्रिंग 100 ग्राम ऑफ NaCl, तो तुम 100 ग्राम ही लेके आओगे, 100 मोल्स तो लेके नहीं आओगे। अब तुम्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला गया गो एंड ब्रिंग 100 ग्राम मॉलिक्यूल, 100 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अब ग्राम मॉलिक्यूल साथ में हो गया, तुम 100 मोल्स NaCl के लेके आओ। बस इतना सा डिफरेंस। जो ग्राम है उसको तो ग्राम ऑफ बीच में कुछ है तो जो हम नॉर्मल ट्रीट कर रहे थे, ये नया है हमारे लिए। चलो कुछ क्वेश्चंस देखें क्या इस पे। यस सर। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं। जयदीप तुमने जो लिखा है गलत लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे दिया ही है। सिर्फ ग्राम लिखा है तो मैं ग्राम एटम जैसा इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूँ, ग्राम के साथ ये होना जरूरी है तभी 1 मोल होगा। सर हाँ सर और 1 मोल ऑफ O2 और 1 मोल O2 में फर्क होगा ना? 1 मोल O2, 1 मोल ऑफ O2 बोथ आर सेम। क्यों अलग होगा मुझे बताओ? 1 मोल O2, 1 मोल ऑफ O2 एक ही नहीं हो गए? एक्सक्यूज मी सर। सर अगर हमने 1 मोल मॉलिक्यूल की जगह 1 ग्राम मॉलिक्यूल की जगह 1 ग्राम NaCl लिखा तो वो 1 मोल ऑफ NaCl कह सकते हैं उसको? 1 ग्राम मॉलिक्यूल जब तक एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा होगा मैं उसको 1 मोल इंटरप्रेट नहीं करने वाला। जैसा जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा कुछ और लिखा वी कांट इंटरप्रेट देम मोल, बस। क्लियर? जितना ऊपर लिखा है वो सही है, 1 मोल इंटरप्रेट करेंगे, अदरवाइज किसी को नहीं करेंगे। ओके सर। चलो मैं ग्रुप पर नहीं, मैं बोल लिख ही देता हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख। सर हाँ पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो फिर तुम्हारे क्वेश्चन पूछना, ताकि बच्चे सॉल्व करने लगे, तब तक तुम तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने।
क्वेश्चन 1 ये भी क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है ना। सर होमवर्क नोटबुक सही से होमवर्क नोटबुक में लिखना है क्या? नहीं, जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में दे रहा हूँ वो तुम्हें लेक्चर नोट्स में कंटिन्यूएशन में लिखना है। होमवर्क नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ बुकलेट के क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, ठीक है? ओके। ये लेक्चर, ये एग्जांपल्स है थ्योरी का कंटिन्यूएशन में। तो क्वेश्चन लिखा, सॉल्व किया, क्योंकि मैं क्लास में ही डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, हमारा लेक्चर का टाइम हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। टाइम में पता नहीं लगता है मुझे, 3:30 to 5 ही याद रहता है। एक्चुअली ऑफलाइन का टाइमिंग 3:30 to 5 है, मुझे हमेशा वही ध्यान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कब से तुम्हारा? इस वीक का लास्ट था सर टाइम टेबल, नेक्स्ट आएगा तब पता चलेगा। सभी नेक्स्ट टाइम टेबल आएगा ना, संडे ना कल। ठीक, चलो एक क्वेश्चन कर लो अभी, तो मतलब मैं सॉल्व करने वाला हूँ बोर्ड पर। थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, उतना तो चलता ही है। वैसे भी तुम ये सर वो जीएमएस है, इतना दिमाग में रखो ही सही, 1 और 15 मिनट के लेक्चर्स लग रहे हैं, दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1.5 आवर। उसे ऑफिशियली 1.5 आवर इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी लेक्चर की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, तो 3 1.5 घंटे के लेक्चर्स थोड़ा सा टफ हो गए। और फ्रीक्वेंसी इस वीक में कम थी अगेन, क्योंकि तुम यूज टू हो जाओ सिस्टम के। नो डाउट लेक्चर की फ्रीक्वेंसी मिनिमम 12 लेक्चर्स होंगे पर वीक मिनिमम, और जो 18 तक जाएंगे। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो फिक्स रहता ही है, डेली 3 लेक्चर्स 1.5 आवर। सर वीक में कितने क्लासेस रहते थे? कल, आज टाइम टेबल बनेगा, कल टाइम टेबल बन जाएगा, कल शाम तक ग्रुप पे आएगा, नेक्स्ट वीक का क्या रहेगा। बाकी 12 to 18 लेक्चर्स होते हैं। नहीं सर, ऑफलाइन में। ऑफलाइन में या तो 5 डेज वर्किंग होता है या 6 डेज होता है लेक्चर्स। 5 डेज हुआ तो 15, 6 डेज हुआ तो 18। और सर टाइमिंग क्या होती है? 11th 3:30 to 8:30 इवनिंग, 12th 8:30 to 1:30 मॉर्निंग। ओके सर। होप वो दिन जल्दी आए कि हम देख सके हैं टाइमिंग। सर मॉड्यूल कब मिलेगा? मॉड्यूल कब मिलेगा? जब सिचुएशन, ऑफिस खोलने की परमिशन मिल जाएगी, तुम्हें बुलाने की, तुम्हें मतलब सिर्फ कलेक्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। तो शायद मुझे लग रहा है आज 1 तारीख है ना, तो वो एक्सटेंड हो गई है 15 तक, 10 तक, आई डोंट नो। मिल जाएंगे मॉड्यूल, मतलब कहीं नहीं जाएंगे। तब तक मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। देखो, एटॉमिक मास इज 238, फाइंड द वेट ऑफ यूरेनियम 238 एटम। हमें यूरेनियम 238 एटम का वेट ग्राम्स में बताना है। The mass of one atom is 238 AMU. Clear? 238 AMU है, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 238 into 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम। बस इसका 5/3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर विल बी, यदि मैं सॉल्व करके एग्जैक्टली बताऊं तो 397.46।
into 10 to the power minus 22. 397 10 to the power minus 24 grams इतना आएगा. Is that okay? First question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड के मैं आंसर दे रहा हूँ, तुम क्रॉस चेक करना यदि तुम्हारे सही आंसर नहीं है तो, और फिर नेक्स्ट क्लास में से हम डिस्कस करेंगे. सर यस सर उसको हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है सर. किसको? मोल उसमें में करने के लिए. तुम ये बता, एक एटम का मास पूछा है या एक मोल का पूछा है? एटम. तो फिर मैं क्यों मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रोस नंबर से? पूछा होता 1 मोल का, देन आई नीड टू मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर. गॉट इट? यस सर. थैंक यू सर. 100 moles अगले का आंसर. 100 moles. आंसर बोर्ड पे लिख दिए हैं. यदि तुम्हारे आंसर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, तो ट्राई करना इस आंसर तक जाने का. फिर भी नहीं आते तो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर अभी? ये सर तीसरा वाला 100 मोल ही होगा ना सर?